हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। सी-टेट दिसंबर के लिए सामान्य अध्ययन की प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। आज की क्लास दूसरी है, पहली क्लास आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास का लिंक दिया है। एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो किताबें हैं उनमें से ज्योग्राफी की लेसन को कक्षा 6 से शुरू किया है। ज्योग्राफी की कक्षा 6 की किताब से शुरू किया है और कक्षा 8 तक की किताबों को एक एक लेसन करके पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। लेसन का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दूसरा लेसन है आज का, पहला लेसन पढ़ चुके हैं तो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पिछले पाठ में पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये ग्लोब है और ये बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ये यहाँ से ये अक्ष है इसका और ये यहीं से घूमते हैं। ये ऊपर नीचे ये घुमाए जा सकते हैं, इनको ऐसे घुमाया जा सकता है। ये अक्ष है, ये यहाँ से यहाँ तक फंसे हुए हैं ये, और इनको घुमाया जा सकता है पृथ्वी के तरीके से। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब इससे क्या पता चला कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऐसे ही ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ था अगस्त में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल यहीं से ही बनते हैं। पृथ्वी को पूछा गया था तो इसमें ग्लोब, और ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है और ये जो रेखाएं खींची है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कहाँ से? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये रहे, ये जो खिंची है ये वृत्त, जो ये सभी क्या है? ये है अक्षांश। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है,
अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तर के जो समानांतर रेखाएं हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। क्योंकि ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश है, इसलिए जब उनका मान लिखते हैं तो उनके साथ उत्तरी या दक्षिणी को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या दा शॉर्ट में लिख देते हैं, उ बना देते हैं या दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यही तो अंतर है इनमें, तभी तो उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दो ये लिखा है, जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, इनका जो आकार है अक्षांशों का वो घटता चला जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 अंश उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए। इस चित्र को भी समझ लीजिए। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये रहा दक्षिणी ध्रुव। ये 66 सही 1/2 अंश उत्तरी, ये 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी। ऐसे ही ये मकर रेखा जो है ये 23 सही 1/2 अंश दक्षिण में। ये रही विषुवत वृत्त बीच में है जो, ये कर्क रेखा है 23 सही 1/2 अंश उत्तर में। और ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है और ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। और यही यहाँ पर लिखा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश या 23 सही 1/2 अंश उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 सही 1/2 अंश दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ताप कटिबंध के बारे में और पढ़ लेते हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कब होता है? वर्ष में एक बार होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे कर्क एवं मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर, चित्र में देख लीजिए, कर्क और मकर रेखा के बीच ये रही कर्क रेखा, ये रही मकर रेखा और ये वाला भाग। आगे देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा उन पर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहा जाता है। जहाँ पर शीत कटिबंध है वहाँ पर बहुत सर्दी होती है,
और उष्णकटिबंध में गर्मी पड़ती है। अब देशांतर क्या है, देशांतर भी देख लीजिए। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, देशांतर के अंकों में, देशांतर के अंशों में। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ये होते हैं देशांतर। जैसे कि वाटरमेलन होता है, उसमें जैसे वो उसके लाइनेज में छपी होती है, उसी आकार से ये ध्रुवों पर ये दूरी कम है और बीच में ज़्यादा है। यही होते हैं ये देशांतर। ये जो लाइनें खिंची हैं, ये लाइनें खिंची हैं, यही देशांतर है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यानी ये यहाँ पर ध्रुव है जहाँ पर, वहाँ पर ये बिल्कुल शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री है इसका मान, तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये भी याद रखना है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये भी देखो कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब गोलोक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये बनी हुई है, इस चित्र में बनी है। इसमें अक्षांश और देशांतर सभी रेखाएं खिंची हुई हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा रा से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां पर छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ वा सा दा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा अंश उत्तरी अक्षांश तथा एक अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। ये करना है, बच्चों के लिए बताया गया है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, सभी को पता है। ये प्रतिदिन सूर्योदय होता है और प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। अतः स्वाभाविक ही
है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी सूर्य सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, वहाँ तब क्या होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 हर्ट्ज घूम जाती है। हमें याद रखना है 24 घंटे में कितनी घूमती है, 360 हर्ट्ज, अर्थात वह 1 घंटे में 15 हर्ट्ज, 1 घंटे में कितना 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा। 15 में 4 का गुणा किया जाएगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनिच से एक घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह की बज रहे होंगे 11। देखिए, ग्रीनिच से पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा और ग्रीनिच से पश्चिम में जाएंगे तो समय जो है वो उतने ही घंटे कम हो जाएगा। जितना पूर्व में इतने घंटे बढ़ेगा उतने ही घंटे पश्चिम में कम हो जाएगा। इस प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। आगे देखते हैं, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये भी जान लीजिए। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.1/2 अंश पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये याद रखना है। या इसको 82 अंश 30 मिनट पूर्व भी पढ़ते हैं, तो इसको मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैच लंदन में शुरू होगा 2 बजे और भारत में 7:30 बजे, तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये लिखा भी है यहाँ पर, कितना आगे है, 5.5 घंटे 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं।
उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। पूछा तो नहीं गया है लेकिन वो याद रखना है कि रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आज का ये लेसन समाप्त होता है। अभ्यास में जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी और रिक्त स्थान, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है प्रमुख यामोत्तर का मान है। तो प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 अंश। अगला देखते हैं, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो किसके नज़दीक पाया जाता है शीत कटिबंध? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या है 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ भी भूखे से इसने खावाने में हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें ये भी हो जा रहा है साथ में, इसमें स्थित है का नंबर, ये वाला विकल्प सही है, उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है ये बताना है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों रेखाओं तथा देशांतरी यामोत्तरों का। पहला वाला ही विकल्प इसमें। खाली स्थान भी देख लेते हैं क्या क्या भरा जाएगा इनमें। मकर रेखा जो है वो 23.5 अंश दक्षिण पर स्थित, 23 सही, 1/2 अंश। भारत का मानक यामोत्तर 82 अंश, 82 सही, 1/2 अंश। पूर्व या 82 अंश 30 मिनट पूर्व है। 0 अंश यामोत्तर को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा, यामोत्तर नहीं, प्रधान मध्याह्न रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, यहाँ ध्रुव भरा जाएगा। उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित। तो आज का ये लेसन खत्म हुआ। ऐसे ही डेली एक एक लेसन को पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।